नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी। तो आज के इस वीडियो में हम रेलवे ग्रुप डी के 45 शिफ्ट में राजकीय भाषा, शास्त्रीय भाषा और अनुसूचित भाषाओं से जो भी प्रश्न पूछे जा चुके हैं उन सारे प्रश्नों को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करने के साथ अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करिएगा। ग्रुप डी के एग्ज़ाम के 42 शिफ्ट की जो आपकी ई बुक है वह भी आपकी आ चुकी है। तो अगर आप लोग इसे परचेज करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी, वहां से आप इसको परचेज कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप लोग सारे शिफ्ट की फ्री पीडीएफ चाहते हैं तो उसके लिए भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप लोग पीडीएफ को फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अब इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। ये जो प्रश्न है ये कल आपके दूसरे शिफ्ट में पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सी सबसे कम बोली जाने वाली भाषा है। ऑप्शन में आपको मराठी भाषा दी गई थी, बंगाली था, तेलुगु था और आपकी तमिल भाषा थी। अब ये थोड़ा सा टफ प्रश्न है। देखिए, सबसे कम बोली जाने वाली अगर हम लोग भाषा की बात करते हैं तो इन चारों में जो हमारी तमिल भाषा है वो आपकी सबसे कम बोली जाने वाली भाषा है। आपको ये ध्यान रखना है कि 2011 में जो हमारी जनगणना हुई थी उसके अनुसार हमारे देश में 43.63% लोग हिंदी भाषा को बोलते हैं। तो अगर आपसे क्रम पूछा जाए तो सबसे ज़्यादा बोलने वाले लोग हिंदी भाषा के हैं, फिर आपकी बंगाली भाषा बोली जाती है, फिर आपकी मराठी भाषा है, तेलुगु आती है चौथे पर, तमिल आपका 5वें पर है और छठे नंबर पर आती है गुजराती भाषा। एक महत्वपूर्ण पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है कि हमारी 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाएं हैं, इन 22 भाषाओं में से सबसे ज़्यादा आपकी भीली भाषा बोली जाती है। और अगर हम बात करते हैं सबसे कम बोली जाने वाली भाषा की तो इस भाषा का नाम है संस्कृत। तो ये सारे फैक्ट्स आपको ध्यान रखने हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि बाल साहित्य अकादमी पुरस्कार कितनी भाषाओं में दिया जाता है। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आपको ध्यान रखना है 22+2। इसका मतलब है कि 8वीं अनुसूची की 22 भाषाओं में ये पुरस्कार दिया ही जाता है। इसके अलावा राजस्थानी और अंग्रेजी भाषा में भी ये पुरस्कार दिया जाता है। तो टोटल 24 भाषाओं में ये पुरस्कार दिया जाता है। 2021 में 22 भाषाओं में दिया गया था। और हिंदी और अंग्रेजी के विजेता का नाम जरूर ध्यान रखिएगा। हिंदी में ये पुरस्कार मिला था दया प्रकाश सिन्हा को, साहित्य अकादमी पुरस्कार, और अंग्रेजी में मिला था नमिता गोखले को। अगला प्रश्न पूछा गया कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस भाषा को बोलने वाले लोगों की संख्या 8.3% है। तो 8.3% बोलने वाले जो लोग हैं ये हमारे बांग्ला भाषा के हैं। मैंने अभी आपको बताया कि हिंदी के सबसे ज़्यादा हैं, बांग्ला आता है दूसरे नंबर पर 8.3% के साथ में, और उसके बाद में मराठी का स्थान है 7.09% के साथ। अगला प्रश्न पूछा गया कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं। तो ध्यान रखिएगा, इसमें आपको टोटल 22 भाषाएं देखने को मिलेगी। बहुत बार यहाँ से प्रश्न आ चुका है। तो जब हमारा संविधान लागू हुआ था तो उस समय 8वीं अनुसूची में केवल 14 भाषाएं थी। उसके बाद में जो 92वां संविधान संशोधन होता है इसके जरिए संथाली, बोडो, डोंगरी और मैथिली को जोड़ा जाता है। 1967 में इसमें सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। ये पॉइंट भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न पूछा गया कि राजभाषा अधिनियम कब लागू हुआ था। तो राजभाषा अधिनियम की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये लागू हुआ था 1963 में। आपको ये पता होना चाहिए कि हमारी संविधान सभा के द्वारा 14 सितंबर 1949 को आधिकारिक भाषाओं के तौर पर हिंदी और अंग्रेजी को मान्यता दी गई थी। और ये जो आपका राजभाषा अधिनियम आता है 1963 में, इसके द्वारा अंग्रेजी को राजभाषा के रूप में जो अनिवार्यता है इसको आपके समाप्त कर दिया गया था। तो ये ध्यान रखिएगा। और इसीलिए 14 सितंबर को हम लोग राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं। वहीं पर अगर हम लोग विश्व हिंदी दिवस की बात करें तो वो हम लोग हर साल 10 जनवरी को मनाते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि त्रिपुरा की राजभाषा क्या थी। त्रिपुरा की अगर हम लोग राजकीय भाषा की बात करें तो 3 यहाँ की राजभाषाएं हैं।
एक हमारा है कोक बोरोक, दूसरी है हिंदी और उसके बाद में है बंगाली। अगला प्रश्न पूछा गया, ये भी कम से कम 4 से 5 बार आ चुका है कि केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान की बात करें, ये आपको कर्नाटक के मैसूर में देखने को मिलेगा। 17 जुलाई 1969 को इसकी स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न पूछा गया कि 1967 में 8वीं अनुसूची में किस भाषा को जोड़ा गया। तो 8th शेड्यूल की अगर हम बात करें तो इसमें आपके सिंधी भाषा को जोड़ा गया था और मैंने अभी आपको बताया कि शुरुआत में सिर्फ इसमें 14 भाषाएं थीं। अगला प्रश्न कम से कम 15 से 20 बार यहाँ से प्रश्न आ चुका है, भारत में शास्त्रीय भाषाओं की संख्या कितनी है। हम लोग बात कर रहे हैं क्लासिकल लैंग्वेज की, तो ध्यान रखिएगा इनकी टोटल संख्या हमारे देश में 6 है। अब आपको ईयर के हिसाब से ध्यान रखना है कि किस भाषा को कब मान्यता दी गई। देखिए तमिल भाषा की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये 2004 में घोषित किया गया था और हमारे देश की ये पहली क्लासिकल लैंग्वेज है। दूसरी क्लासिकल लैंग्वेज का नाम संस्कृत है जिसको 2005 में दर्जा दिया गया। तीसरी आपकी कन्नड़ा है जिसको 2008 में मिला था। 2008 में ही तेलुगु भाषा को दर्जा मिला। मलयालम को 2013 में मिला था और उड़िया को मिला था 2014 में। तो कृपया करके आपको ईयर के साथ में ये भाषाएं कब शास्त्रीय भाषा बनी इसको अच्छे से याद रखना है। अगला प्रश्न पूछा गया कि वर्ष 2022 में त्रिपुरा ने कौन सा कोक बोरोक या फिर त्रिपुरी भाषा दिवस मनाया है। तो ध्यान रखिएगा त्रिपुरा ने आपके 44वें त्रिपुरी भाषा दिवस को मनाया है। ये जो दिवस है हर साल 19 जनवरी को मनाया जाता है और आपको ये ध्यान रखना है कि जो कोक बोरोक भाषा है इसको त्रिपुरा की सरकार के द्वारा 1979 में ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया था। अगला प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी शास्त्रीय भाषा नहीं है। तो जो मैंने आपको 6 बताए उनके अलावा कुछ भी ऑप्शन में रहे तो आपको उसे टिक कर देना है और ये चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। अगला प्रश्न पूछा गया कि इनमें से कौन सी द्रविड़ियन भाषा नहीं है। देखिए अगर हम लोग बात करते हैं तो जो हमारी संस्कृत लैंग्वेज है वो कोई द्रविड़ियन लैंग्वेज नहीं है। अगर हम लोग द्रविड़ियन भाषाओं की बात करते हैं तो इसमें आपको कई सारी भाषाएं देखने को मिलेंगी, लेकिन मुख्य रूप से 4 आपकी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली द्रविड़ियन भाषा है और ये दक्षिण भारत में बोली जाती हैं, जैसे कि कन्नड़ हो गया, मलयालम हो गया, तमिल है, तेलुगु है। तो ये आपके द्रविड़ियन शैली की भाषा है। अगला प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी द्रविड़ियन भाषा है। तो मैंने आपको बता ही दिया, तमिल है, तेलुगु है, कन्नड़ है, मलयालम है और तुलु है। इसके अलावा और कई सारी भाषाएं हैं जो कि आपके द्रविड़ियन लैंग्वेज के अंतर्गत कंसीडर की जाती हैं। तो ऐसे हमारे देश में टोटल आपको 24 भाषाएं देखने को मिलेंगी और दुनिया में लगभग आपके 21 करोड़ लोग हैं जिनके द्वारा द्रविड़ियन भाषा बोली जाती है। अगला प्रश्न पूछा गया कि संविधान के किस अनुच्छेद में संघ की राजभाषा हिंदी का उल्लेख है। तो आपको ये याद रखना है कि हमारे संविधान का जो अनुच्छेद 343 है उसके क्लॉज 1 में आपको हिंदी एज ए राजभाषा के रूप में देखने को मिलेगी और आपको ये भी ध्यान रखना है कि इसके लिए जो हमारी लिपि है वो आपकी देवनागरी लिपि है। तो लिपि भी पूछा जाता है। तो अनुच्छेद 343 के क्लॉज 1 के अंतर्गत हिंदी हमारे देश की राजकीय भाषा है और उसकी लिपि है देवनागरी। अगला प्रश्न पूछा गया कि बांग्ला भाषा विश्व में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषाओं में किस स्थान पर है। अब इस प्रश्न को थोड़ा सा आप लोग ध्यान से देखिएगा। देखिए पिछले साल फोर्ब्स के द्वारा एक सूची जारी की गई थी और अगर हम लोग उस सूची के अनुसार बात करते हैं तो बांग्ला भाषा विश्व में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषाओं में 6ठे स्थान पर है। किस पर है? 6ठे स्थान पर है। लेकिन अगर आप लोग विकिपीडिया के ऊपर जाएंगे तो उस रिपोर्ट के अनुसार बांग्ला भाषा जो है वो सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषाओं में 7वें स्थान पर है। तो प्रश्न किस हिसाब से पूछा जा रहा है उसके अनुसार आप लोग ऐसे प्रश्नों का उत्तर देंगे। दुनिया में जो सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है वो अंग्रेजी है, दूसरे स्थान पर मंदारिन है, तीसरे स्थान पर यहाँ पर हिंदी है, चौथे स्थान पर स्पेनीज है,
फिर आपकी फ्रांसीसी है, अरबी उसके बाद आता है और फिर आता है बांग्ला। अगला प्रश्न पूछा गया कि सिंगापुर और श्रीलंका में कौन सी राष्ट्रीय भाषा बोली जाती है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग कि तमिल दोनों देशों की राष्ट्रीय भाषा है। अगर हम लोग बात करते हैं सिंगापुर तो यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज मलय है, इसके अलावा यहाँ पर तमिल भी बोली जाती है। और अगर हम लोग श्रीलंका देश की बात करते हैं तो श्रीलंका की सिंहला और तमिल दोनों यहाँ की राष्ट्रीय भाषा है। अगला प्रश्न पूछा गया कि भारत में कुल कितने भाषा विश्वविद्यालय हैं। जरूर ध्यान रखिएगा, यहाँ से भी 3-4 बार प्रश्न आ चुका है। तो भारत में आपको टोटल 6 भाषा विश्वविद्यालय देखने को मिलेंगे। कौन कौन से? श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, ये भी ऑलरेडी पूछा जा चुका है कि ये कहाँ पर है, तो ये हमारा नई दिल्ली में है। उसके बाद में राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ जो कि आपको तिरुपति में मिलेगा, आंध्र प्रदेश में। उसके बाद में इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी जो कि आपको हैदराबाद में देखने को मिलेगी। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय जो कि आपको महाराष्ट्र के वर्धा में देखने को मिलेगा। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी ये आपके हैदराबाद में है। और राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान जो कि आपको नई दिल्ली में मिलेगा। तो ध्यान रखिएगा कि हमारे देश में जो भाषा विश्वविद्यालय हैं इनकी टोटल संख्या 6 है। अगला प्रश्न पूछा गया कि भारत में मराठी भाषा किस रैंक पर है, यानी कि मराठी भाषा बोलने वाले लोग किस नंबर पर आते हैं। तो ध्यान रखिएगा ये तीसरी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है। अभी मैंने आपको बताया हिंदी पहले पर है, बांग्ला दूसरे और मराठी है तीसरे पर। अब देखिए ये फोर्ब्स वाली लिस्ट से है कि अगस्त 2021 में प्रकाशित फोर्ब्स आंकड़ों के अनुसार तीसरी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है। तो इसके अनुसार जो तीसरी दुनिया में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है वो हमारी हिंदी भाषा है। और इसी सूची के अनुसार जो आपकी बंगाली भाषा है वो दुनिया में 6ठे स्थान पर है। विकिपीडिया के अनुसार 7वें स्थान पर है, लेकिन फोर्ब्स के अनुसार बंगाली बोलने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा है और ये आपके 6ठे नंबर के सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है। अगला प्रश्न पूछा गया, ये थोड़ा सा टिपिकल प्रश्न था कि निम्नलिखित में से कौन सी शास्त्रीय भाषा का क्राइटेरिया नहीं है। तो मुख्य रूप से 4 क्राइटेरिया होना चाहिए किसी भी भाषा के लिए जब उसको भारत सरकार के द्वारा शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया जाता है। जैसे कि 1500 से 2000 वर्षों का इतिहास हो, उसकी मूल्यवान साहित्यिक विरासत हो, यानी कि कुछ अच्छे साहित्य लिखे गए हों, उसकी जो साहित्य हो वो अपने आप में यूनिक हो। तो ये सारे इसके लिए क्राइटेरिया होते हैं। 2006 में केंद्र सरकार के द्वारा ये क्राइटेरिया सारे घोषित किए गए हैं और जब कोई भी भाषा इन चारों को फुलफिल करती है तो उसे यहाँ पर शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया कि चीनी और तिब्बती एक्सेंट की कौन सी भाषा पूर्वोत्तर भारत में बोली जाती है। तो इस भाषा का नाम बोडो है। आपको ध्यान रखना है कि असम और मेघालय में ये बोली जाती है। अगला प्रश्न पूछा गया कि अंडमान और निकोबार में कौन सी भाषा बोली जाती है। तो अंडमान और निकोबार की अगर हम लोग बात करें तो हिंदी और अंग्रेजी यहाँ की आधिकारिक भाषा है। इसी प्रकार से अगर हम लोग चंडीगढ़ की बात करें तो इंग्लिश यहाँ की आधिकारिक भाषा है। दादरा और नागर हवेली और दमन दीव की बात करते हैं तो गुजराती, कोंकणी, मराठी और हिंदी है। दिल्ली की हिंदी और इंग्लिश है। इसी प्रकार से लक्षद्वीप की मलयालम है। जम्मू कश्मीर का जरूर ध्यान रखिएगा क्योंकि 1-2 साल पहले ही यहाँ पर डिक्लेयर हुआ है कि इस राज्य की 5 राजकीय भाषाएं होंगी, जैसे कि काश्मीरी है, डोंगरी हो गया, हिंदी है, उर्दू है और आपका है इंग्लिश। लद्दाख की बात करें तो यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश है। वहीं पर पुडुचेरी की बात करें तो तमिल, फ्रेंच और इंग्लिश यहाँ की राजकीय भाषा है। अगला प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में नहीं है। तो ध्यान रखिएगा अवधी भाषा आपको नहीं देखने को मिलेगी। टोटल इसमें 22 भाषाएं हैं। अब ये भाषाएं आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा, जैसे कि असमिया है, बंगाली हो गया, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, काश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली और डोगरी। आपको ये भी ध्यान रखना है कि इसमें से हमारी कुछ भाषाएं ऐसी हैं जो कि शास्त्रीय भाषा भी हैं,
जैसे कि संस्कृत हो गया, तमिल हो गया, तेलुगु हो गया, कन्नड़ हो गया, मलयालम हो गया। तो ये सारी हमारी शास्त्रीय भाषाएं हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि 92वें संविधान संशोधन के द्वारा कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई। तो बोडो के साथ साथ डोंगरी, मैथिली और संथाली को यहाँ पर जोड़ा गया था। ये आपको जरूर ध्यान रखना है कि सिंधी को जोड़ा गया 1967 में, इन कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी को 1992 में जोड़ा गया। उसके बाद में अगर हम लोग बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली की बात करते हैं तो इनको 2003 में जोड़ा गया था। अगला प्रश्न पूछा गया कि तमिलनाडु की जो तमिल भाषा है इसकी लिपि कौन सी है। तो जैसे हमारे हिंदी की लिपि देवनागरी है, वैसे आपके तमिल भाषा की लिपि अबोगिदा है। और मैंने आपको बताया था कि जो तमिल भाषा है वो आपकी द्रविड़ियन शैली की एक भाषा है। अब मैं आपको यहाँ पर जो हमारे स्टेट हैं उनके ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में बताऊंगा, क्योंकि 3 से 4 बार यहाँ से प्रश्न आ चुके हैं। तो एक बार आप लोग इसे ध्यान से पढ़ सकते हैं। जैसे आंध्र प्रदेश का तेलुगु है, अरुणाचल प्रदेश का इंग्लिश है, असम का असमीज है, बिहार की हिंदी है, छत्तीसगढ़ की हिंदी है, गोवा की कोंकणी और इंग्लिश है, गुजरात की गुजराती है, हरियाणा की हिंदी है, हिमाचल प्रदेश की हिंदी है, झारखंड की हिंदी है, कर्नाटक का कन्नड़ है, केरल का मलयालम है, मध्य प्रदेश का भी हिंदी है, महाराष्ट्र की मराठी, मणिपुर का मणिपुरी, मेघालय का इंग्लिश है, मिजोरम का हो जाएगा मिजो। इसके अलावा नागालैंड का इंग्लिश है, उड़ीसा का उड़िया, पंजाब का पंजाबी, राजस्थान का हिंदी, सिक्किम का हो जाएगा इंग्लिश, नेपाली, सिक्किमीज और लेप्चा, तमिलनाडु की तमिल है, तेलंगाना की तेलुगु है, त्रिपुरा की बंगाली, इंग्लिश और कोक बोरोग। अच्छा, एक जगह मैंने आपको गलत बता दिया था, यहाँ पर मैंने बंगाली की जगह पर आपको हिंदी बता दिया था ऊपर, तो उसे आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। बंगाली, इंग्लिश और कोक बोरोग है। उत्तर प्रदेश की हिंदी है, उत्तराखंड की हिंदी है और वेस्ट बंगाल की हो जाएगी बंगाली और इंग्लिश। जो भी हमारे 8 यूटीज हैं इनका मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। तो इस प्रकार से इस छोटे से वीडियो में हम लोगों ने भाषाओं से संबंधित प्रश्नों को डिस्कस कर लिया है। उम्मीद करते हैं कि अगर आपकी परीक्षा में कोई प्रश्न पूछा जाएगा तो वह इस वीडियो से बाहर नहीं होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।